कि आज हमारे मेहमान हैं मशहूर गायक हरिहरन। चप्पा चप्पा चरका चले हे आनी बानी यारियां तेरी बोनी बोनी बैरियों तले। इस समय में अगर आपको तू ही रे जैसा एल्बम या उस वैसे गाने अगर ऑफर हुए होते तो क्या आप एक्सेप्ट करते या बोलते कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए? ऐसा नहीं कि हर बार मैं कुछ चेंज करके गाता हूँ, मगर अगर मूड है तो चेंज करता हूँ मैं। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, जैसे बोलते हैं आप, अरे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ। बीटल्स को भी बहुत सुना हुआ है, बहुत मशहूर थे ना। It's been a hard day's night। और किनको सुनते थे सर आप? मैं मेहदी साहब। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के। उनसे मिलने आप इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर बन के गए थे। पता चला कि मेहदी हसन साहब आए हुए हैं। ओबरॉय में ठहरे हैं, तो मैं रिसेप्शन में गया और मैंने कहा कि आई एम ए जर्नलिस्ट। हाँ जी हुजूर। मैंने कहा सर मेरा नाम हरिहरन है, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। लम्हे यश चोपड़ा की जो मूवी थी जी, उसमें आपका भी आपको प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला। वो बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। एक तो ड्यूएट गाया लता जी के साथ फर्स्ट टाइम। हरी ऊपर मत देखना तो नीचे देख के गाना, माइंड इज अ मंकी, तो बोले ऊपर देखना है मेरे को। फिर ऊपर देखा, मुझे मालूम है दीदी मेरी तरफ देख रही है। 90s के बाद सर आपके गज़ल के एल्बम्स आते हैं। आशा जी तो एक दिन जा रहे थे किधर, तो बोले हरी एक काम कर तुम मेरे लिए एक एल्बम, गज़ल एल्बम कंपोज करो। एंड दैट वाज आबशारे। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। पॉन्ड्स के ऐड के लिए जिंगल की बात हो रही थी और ए आर रहमान से आपकी पहली मुलाकात होती। आई एम डूइंग वन फिल्म फॉर मणि रत्नम, so I want you to sing a song for it. Tamira Tamira Nadum Nam Nade. This is भारत हमको जान से प्यारा है। फिर यहीं से वो सफ़र शुरू होता है जो बॉम्बे, उसके बाद बॉम्बे, चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ बैठेंगे बातें करेंगे। Powered by Standard Electricals, परफॉर्मेंस का हाई स्टैंडर्ड। बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस, बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। चूंकि आप मोन्टाज देख चुके हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारे मेहमान हैं मशहूर गायक हरिहरन, और उनके साथ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का हम ये एपिसोड शुरू करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप की न्यूज़ रूम। नमस्कार जी। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर यहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। सर मैं कैसे आपसे पहला सवाल करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पहला कारण ही पूछ लेता हूँ आपका। दिल्ली में आने का कारण क्या है? दिल्ली आए हैं आप? दिल्ली आने का कारण आपके शो में आना था मुझे। ओके। और 30 नवंबर को यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम है सोल इंडिया। अच्छा। सोल इंडिया में हर किस्म के गाने मैं गाऊंगा, बॉलीवुड के, अगर कुछ अलग लैंग्वेजेस के श्रोता हैं तो उस लैंग्वेज में भी गाऊंगा, और उसके साथ गज़ल, फ्यूजन, कॉलोनियल कज़न्स, ईडीएम, ट्रांस म्यूज़िक, ये सब मिला के एक उसका इसलिए उसका नाम है सोल इंडिया। सोल इंडिया। या। और मुझे कोई बता रहा था कि अपने 50 सर्वश्रेष्ठ फैंस को आप कुछ गिफ्ट भी देने वाले हैं। जी, 50 जो फैंस हैं हमारे, तो उनको चुनकर गिटार जिस पे मैं साइन करके उनको प्रेजेंट करूँगा। अच्छा, तो मैं आपको सर कह के बुलाऊंगा तो चलेगा ना? नहीं, हरी भी बुलाइए, कोई भी। ज़्यादा लोग क्या बुलाते हैं आपको? हरी। हरी। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे
मैं जब ये बातचीत हो रही थी कि आपका इंटरव्यू होना है जी। तो लोगों ने बोला कि उनसे 2 सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो मैं शुरुआत में ही कह देता हूँ वो सवाल कि उनसे उनके चश्मे के बारे में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि उनके चश्मे अक्सर जॉन लेनन टाइप के कभी छोटे गोल होते हैं, कभी लंबे पतले से चश्मे वो पहनते हैं। और दूसरा उनके हेयर स्टाइल के बारे में ज़रूर पूछिएगा जी। कि कभी हेयर स्टाइल होती है कि एक पोनीटेल पीछे बंधी होती है, आगे के बाल छोटे होते हैं, कभी सारे ही बाल बड़े होते हैं, पीछे पोनी बंधी होती है, और कभी कभी बालों का रंग भी बदलता रहता है हरिहरन के। रंग तो नहीं है, जब मैं मतलब कभी कभी सफ़ेद हो जाता है बाल तो फिर उसे काला करता हूँ मैं। मेरे ख्याल से आई लाइक डिफरेंट, मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ अपने फेस को लेकर। हाँ, थोड़ा कुछ करें उसमें कुछ। और क्या स्पेक्टिकल्स जो है ना कि एक बड़ा सीरियस सा मामला है स्पेक्स। हाँ, बिकॉज एनीबडी वेयरिंग अ स्पेक्स यू लुक स्टूडियस है ना, जैसे कि बड़े इंटेलेक्चुअल है ये, तो वो एक लुक है। बट वो स्पेक्स चेंज करने से आपका पर्सनालिटी भी चेंज होता है। हाँ, देखिए, आप स्पेक्स पहनते हैं, आप कल से कुछ अलग फ्रेम पहनिएगा, हाँ, टोटल डिफरेंट रिएक्शन आएगा। अच्छा, जो बोलते हैं सिद्धांत जी कैसे हैं आप, हाय सिद्धू, हाउ आर यू तो ये एक फ्रेम का कमाल है। अच्छा। हाँ, और बालों का रंग तो बता दिया, लेकिन बालों का स्टाइल, कभी आगे के बाल भी बड़े मिलते हैं कई सारे आपके गानों में, इंटरव्यूज में, कभी आगे के बाल छोटे हैं, पीछे के बाल पे पोनी बंधी मिलती है। कब से ये आपने लुक बालों को लेकर एक्सपेरिमेंट कब से शुरू किया? एक्सपेरिमेंट तो नहीं, मैं मेरे ख्याल से देखिए, हम 70s के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जी। 70s के कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, वी कम फ्रॉम हिप्पी कल्चर। हिप्पीज के बहुत तभी जीन्स को फाड़ देते हैं हम, यूज्ड टू टेयर द जीन्स, और यहाँ पैसे रखते थे ऐसे यूं करके फोल्ड में, नीचे से हाँ, अंदर था। मतलब कुछ लोग सिगरेट रखते थे, मैं पैसा रखता था तो ये सारी चीज़ें हम लोग, वी हैड दैट कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। देखिए नहीं, अभी बूट्स पहनो, आज भी बूट्स पहना हूँ मैं, ये दिस इज वेस्टर्न कल्चर बेसिकली। वी यूज्ड टू सिंग, पिक्चरें बहुत देखे हमने वेस्टर्न के, गुड बैड अगली, इस तरीके से, और जीन्स, डेनिम। तो तभी हम जैकेट पहनते थे बट वेस्ट कोट होते थे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से वहीं से शुरुआत हमने की। सर शुरुआत के बारे में बात हो रही है, और जब आपके बारे में हम लोगों ने थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी रिसर्च शुरू किया, तो कई जगह जब हम देख रहे थे कि आप कहाँ की पैदाइश है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो कई जगह ये गलत जानकारी मिलती है कि आपका जन्म कर्नाटक में हुआ, जबकि आप कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि मैं शुरुआती से बम्बैया लड़का हूँ। नहीं, देखो, ये कर्नाटक भी गलत है। अच्छा, ये भी गलत है? हाँ। सच्चाई क्या है सर? तो क्या है कि मैं पैदाइशी बम्बैया हूँ। आई वॉज बॉर्न इन अ प्लेस कॉल्ड दादर मटुंगा इन बॉम्बे। तो मगर विकिपीडिया कह रहे हैं कि मैं केरला में पैदा हुआ हूँ, ट्रिवेंड्रम, तो अभी आप कर्नाटका बोल रहे हैं। तो बट सच्ची बात यह है कि मैं बम्बैया हूँ। बताइए सर, बचपन के बारे में बताइए थोड़ा अपने। हाँ, डॉन बॉस्को से पढ़ाई वगैरह? डॉन बॉस्को से पढ़ाई, हम कुछ एक 20 मिनट की दूरी पे रहते थे हम अपने स्कूल से 20-25 मिनट्स। तो रोज़ कोई एक सर्वेंट आते थे, हम लोग चल के जाते थे। स्कूल से आते थे कोई? नहीं, मतलब मेरे साथ आते थे। अच्छा। एंड वी यूज्ड टू वॉक। मतलब ये कहने की बात है कि बॉम्बे वॉज अ ब्यूटिफुल क्वाइट सिटी। 60s की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं अपनी आंखों से जो टैंकर्स है ना, वाटर टैंकर्स, उससे वॉश करते थे मेन रोड को, सड़कों को। वो बॉम्बे देखा हूँ मैं, ब्यूटीफुल प्लेस। अभी है नहीं वो, अभी वैसा नहीं। अभी नहीं। बहुत मेरे ख्याल से हर सिटी का हालत यही है। अभी बॉम्बे में कहाँ रहना होता है सर आपका? अभी मैं रहता हूँ पवई में। पवई में।
तो एक लेक है। लेक है, पवई हाँ, लेक, लेक है, उसके सामने रहता हूँ मैं। वहाँ पे एक वो बड़ी सी सोसाइटी हीरानंदानी भी हिरनदानी वहीं उसके पे है ना? पास, उसके पास। अच्छा। हाँ जी। संगीत सर घर में ही था बचपन से आपके? जी। पिताजी, माताजी जी, दोनों जी। ही लोग कर्नाटक संगीत कर्नाटक का, संगीत में, हाँ। और वहीं से ट्रेनिंग शुरू हुई आपकी? हाँ, उनसे मम्मी से सीखा मैंने। ज़्यादा मम्मी से ही सीखा आपने? जी। इसीलिए मतलब लोग कहते हैं इसीलिए, चूंकि आप बम्बई में ही पैदाइश हुई आपकी, लेकिन आपका जो डिक्शन है, जो बोलने का तरीका जी, है, जी। वो कर्नाटक संगीत की वजह से थोड़ा थोड़ा वो फील देता है कि जैसे आप कर्नाटक में रहे पले बढ़े हों। संगीत की ट्रेनिंग है वो? संगीत की ट्रेनिंग है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और घर में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे बचपन में? तमिल। तमिल? तमिल बात करते थे घर पे। अच्छा। हाँ हाँ। और उसके बाद बाहर तो हम इंग्लिश में बोलते थे या मराठी, हिंदी। और अभी आम जीवन में आपकी बोलचाल की भाषा ज़्यादा क्या है? अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, मराठी, क्या? देखिए, माँ से बात करता हूँ तो तमिल में बात करता हूँ, बीवी से जब बात करता हूँ तो इंग्लिश में बात करता हूँ, या कभी कभी तमिल में बात कर लेता हूँ। बच्चों से इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, जो और लोगों से हिंदी में बात करता हूँ। तो मल्टी लैंग्वेज है। सर थोड़ा संगीत के करियर के बारे में अपना बताइए मुझे, कि आप माँ से सीखते थे? माँ से मैंने कर्नाटिक म्यूजिक सीखा, और डॉन बॉस्को, इट इज़ अ कॉन्वेंट स्कूल, तो वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश गाने भी हम गाते थे? एक्सपोज हुए, गाते थे थोड़ा, मतलब जैसे स्कूल किड्स गाते हैं वैसे। तो उसके बाद कॉलेज गए, तो एट द एज ऑफ 17 मैंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के शागिर्द बना मैं जी। और उनसे मैंने ख्याल संगीत सीखा। वो रामपुर सैशवान घराने के हैं, तो उनसे वो शैली मैंने सीखा। तो और उसके बाद 75 में मैंने मेहदी साहब को सुना, मेहदी हसन साहब को। जी। तो बहुत इंस्पायर हुआ मैं, जिनसे मिलने आप इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर बन के गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे छोड़ते नहीं थे, इतने लोग वहाँ खड़े हैं, इतने बड़े बड़े लोग। क्या हुआ था सर उस दिन, बताइए पूरी कहानी। आई वाज डूइंग माई लॉ। अच्छा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, हाँ चर्च गेट में। जी। तो मुझे कुछ 10 बजे पता चला कि मेहदी हसन साहब आए हुए हैं। ओबरॉय में ठहरे हैं। उस टाइम उसको वो ओबरॉय होटल के थे। हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे नरीमन पॉइंट में, तो मैंने कहा मुझे मिलना है। मैं चला गया, तो मैं ऐसे ही कुछ जीन्स पहना था, एक कुर्ता, एंड आई हैड अ झोला बुक्स रखने के लिए। तो हाथ में फॉर्मल भी- टाइप का लुक था? हाँ हाँ, एकदम। तो थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप का लुक भी था, ओके। यू नो। तो गए हम, वहाँ गए तो पूरा सिक्योरिटी, ये वो, फैंस की भीड़ होगी बाहर हो। he was like God, you know, like सब आशिक उनके, मतलब फैंस उनके। तो मैंने कहा हरी आप कुछ करो, खुद को कहा मैंने। तो आई वेंट टू द रिसेप्शन। आप अकेले थे कि दोस्त भी साथ में थे? अकेले थे। तो मतलब मैं सोचा नहीं ना, एकदम चल पड़ा मैं। वहां से 10 मिनट की दूरी है, 10-15 मिनट की दूरी है। तो ये था कि मिलना है किसी भी तरह? हाँ, मतलब मिलना है नहीं मिलना है, वो शेरटन में, तो मुझे भी वहां रहना है शेरटन में। पता नहीं क्या करूंगा मैं जाके। तो मैं रिसेप्शन में गया और मैंने कहा कि, और बिल्कुल पता नहीं कहाँ से ये आइडिया आया मुझे, बोला गुड मॉर्निंग, आई एम हरिहरन, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, आई एम ए जर्नलिस्ट। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस बताया आपने? हाँ। और मैंने कहा कि मेहदी हसन साहब, उनका इंटरव्यू लेने आया हूँ। कमाल, ऐसे पता नहीं पट पट करके कुछ डायलॉग बोल दिया मैंने। तो उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी करके फ़ोन किए। तो वहाँ से मेरे ख्याल से खान साहब के बेटे जो हैं, तो वो उठाए फ़ोन, तो बोल गए पता नहीं उनको गलत फहमी हो, पता नहीं, इट इज़ गुड लक फॉर मी। उन्होंने बोला हाँ भेज दीजिएगा उनको। अच्छा।
तो गए हैं प्रेसिडेंशियल स्वीट में, तो तारी भाई शेव कर रहे थे। हाँ जी, बोला सर मैं जर्नलिस्ट हूँ। तारी भाई मतलब? उनके बेटे का नाम। बेटे का नाम, अच्छा। तो शेव कर रहे हैं वो। हाँ हाँ बोले क्या? तो बोला सर वो खान साहब का इंटरव्यू लेने आया हूँ मैं। तो ना बैठ जाए करके शप करके गए, दरवाज़ा बंद, मैं अकेला सोफा में बैठा हूँ और हालत मेरा इतना ख़राब हो गया। मैं बोला यार क्या कर लिया तूने हरिहरन, कोई थप्पड़ वप्पड़ खाएगा तू आज। और खान साहब बहुत सीरियस, मतलब दिखते हैं बहुत सीरियस, बट सच अ स्वीट मैन। तो बैठा हुआ था और 4-5 मिनट के बाद हाँ जी हुजूर आ गए वो कमरे में। और खान साहब मेरे साथ। मैं बोला यार मर गए आप, शेर आ गया। आपको मालूम है ना वो शेर का जोक? हाँ हाँ। बलदेव सिंह जो है वो करतार सिंह से पूछता है, करतार तू जंगल में जाता है, हाँ। शेर आ जाते तेरे सामने, तू क्या करेगा? हाँ, मैं क्या करूँगा, जो करेगा शेर ही करेगा। तो यही हालत हो गया मेरा। मैं बोला, मैं एकदम ऐसा कूद के ऐसा प्रणाम किया उनको। बोला ले जीते रहो बेटा, जीते रहो। बोला खान साहब मेरा नाम हरिहरन है, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ और मैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब का शागिर्द हूँ। अच्छा कैसे हैं खान साहब? स्विच। मैं बोला ठीक हूँ, ठीक है। अच्छा कब कहाँ है? अभी बम्बई में है? हाँ जी मैं बिल्कुल है। तो फिर खान साहब के बारे में बात करने शुरू किया। मैं बोला बच गया हरी। तो और चाय पिलाए मुझे। अच्छा, चाय पियोगे? हाँ बिल्कुल पीऊंगा। ये मेरा उनके साथ पहला मुलाकात। कितनी देर रहे आप उनके साथ वहाँ पे? कुछ एक नीली अबाउट हाफ एन आवर। आधे घंटे? हाँ आधे घंटे। और नीचे उतनी भीड़ खड़ी है कि 5 मिनट के लिए मिलने को समय वो नहीं। तो लेना देना कुछ नहीं है वहाँ। वो मिल, क्योंकि वो क्या था ना भाई, अगर आप एक चीज को बहुत चाहते हैं ना कि मुझे ये इनसे मिलना है तो हो जाता है वो। आई थिंक इट्स यू थिंक सो हार्ड, हो जाता है। फिर कुछ साल बाद आपके एक दोस्त ने टोरंटो से फ़ोन किया था आपको। हाँ 2-3 साल के बाद। उस घटना के 2-3 साल बाद? हाँ। अच्छा। होराइजन करके एक एल्बम रिलीज हुआ था आपका? हाँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके, मेरे दोस्त ने फ़ोन की, बोले हरी यू नो whom I played your album to? बोला कौन से भाई? I played it to उस्ताद मेहदी साहब। बोले पागल हो गई तू, भोर किया होगा तूने उसको। अरे नो, I had to drive him and I put it in the car and he liked it. He heard some songs twice. मैं उठ के खड़ा हो गया, ये क्या हो रहा है यार? Okay. Then I said, what did he say? He says, when he comes to Bombay, he wants to meet you. You should get in touch with him. ओए होए। उसके बाद रख के मैं कथक डांसर बन गया 5 मिनट के लिए। होश ही नहीं है मेरा, बोली क्या हो गया है? So that it's a beautiful episode. उसके बाद मिले उसके बाद? हाँ उसके बाद मिले। वो आपने ताज वाली ओबरा वाली मुलाकात उनको याद दिलाई? बिल्कुल उनको उसी दौरान और एक प्रोग्राम में उनको मिला। तो बोले कैसे हो? याद था उनको। तो उसके बाद बहुत बार मिले, कुछ सीखा उनसे, मतलब आशीर्वाद लिया उनका। और फिर आपने जिनका नाम लेके उनसे मिले, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का। हाँ साहब।
उनसे सीखने के जो अनुभव थे आपके? जो मेरा गला है, जी। जो कॉन्सेप्ट है गायकी का, उनसे मुझे मिला। अच्छा। और क्या होता है ना कि जब आप रियाज करते हैं, आप आकार क्यों भरते हैं? आकार, क्योंकि जब आप आकार में रियाज करते हैं तो आपकी जो रूह की आवाज जो है आपको सुनाई देता है, तब जाके आपका पर्सनालिटी आपकी आवाज में शामिल होता है। अगर वो आप रियाज नहीं करेंगे और किसी को फॉलो करेंगे तो योर पर्सनालिटी डज नॉट कम इन योर वॉइस। दैट इज द रीजन यू हैव टू लर्न करना क्लासिकल म्यूजिक। वो लगता है यार ये बड़ा अलग गाता है, ये रफ़ी साहब बहुत अलग हैं, तलत महमूद बहुत अलग हैं, क्योंकि उन्होंने रियाज किया है। दे हैव नॉट फॉलोड ईच अदर। हाँ, एक बात है कि बचपन में आपका फेवरेट सिंगर होते हैं सभी का, तो अगर आप कुछ थोड़ा बहुत गाते हैं, बाथरूम सिंगर है तो वही गाने गाते हैं और वो कॉपी उस तरह से ही गाते हैं, उसी तरह तो हो ही जाता है ना। मतलब like a son behaves like the father and the daughter behaves like the mother, वो हो जाता है। पर उसके बाद आप सर्च करो ना, अंदर जाके सर्च करो, आप कौन है, आपकी आवाज़ क्या है। तो इसलिए वो सुर भरना, ये चीज़ें मैं उनसे सीखा। रियाज किस तरीके से करना। देखिए, पलटे, सरगमे, रागधारी, ताल के बारे में ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक अ फाउंडेशन बेसिकली, इट्स लाइक अ कोर्स। और वो सीखने से ना आप मजबूत हो जाते हैं, आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। तो दैट आई गॉट फ्रॉम खासा बेसिकली। कितना साल सीखा सर उनसे लगभग? I started learning from 17 when I was 17 years old. सीखता रहा, जब भी मैं मिलता था उनसे कुछ ना कुछ मिलता था मुझे for full life. और आप कितना रियाज करते थे उस वक्त? पूरा दिन रात का ही I used to only sing, मतलब कुछ और कुछ था नहीं। मतलब I used to sing a lot. अच्छा। हाँ, बहुत का। अभी रियाज का वक्त मिलता है सर आपको? मिलता है, जब भी गैप्स मिलते हैं ना शोज़ के। क्या होता है ना, आजकल शोज़ में थकान नहीं होती है। उनकी तैयारियों में थकान होती है? नहीं, जो ट्रैवल होता है ना प्लेन पकड़ो, उधर जाओ। अभी होटल से इधर आने में 2 घंटे हो गए। सोचिए आप। तो आई थिंक एवरीबडी गेट्स टायर्ड ट्रैवलिंग दीस डेज। तो जब घर पे हैं या कहीं पे आप ट्रैवल नहीं होता है तो ये मूड होता है रियाज करने का, तो करते हैं। और आप सिखाते भी हैं सर? अभी सिखाते हैं, कुछ लोगों को सिखाता हूँ मैं। हाँ, जो प्रॉमिसिंग है मैं गाइड करता हूँ बेसिकली, और थोड़ा उनको टेक्निक्स दिखाता हूँ किस तरीके से गाना है। कुछ लोग बता रहे थे मुझे कि शिल्पा राव जो गायिका हैं जी, उन्होंने भी आपसे इस्लाह लिया है कुछ वक्त तक। जी, वो एकदम शी वॉज वेरी यंग बच्ची थी, 12-13 साल की थी शायद जब आप आई थी आपके पास। और उनके पिताजी के साथ, माताजी के साथ आती थी घर पे, और बहुत उस वक्त भी गाती थी वो हारमोनियम लेके। तो अच्छी आवाज़ है, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर हरसेल्फ। तो खान साहब से भी सीखी है, गुलाम सो खान साहब से भी सीखी है। सर, जब रियाज की बात हो रही है और आपको समय मिलना कितना हो पाता है, इस पे बात हो रही है, तो मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा छोटा मोटा जुड़ाव बनारस घराने से रहा है, बनारस घराने जी हाँ, और मैं खुद वहीं का रहने वाला हूँ। तो मैंने वहाँ से निकले कई गायकों को देखा।
एक समय में आप जो ऊपर के सुर लगा देते हैं, लगा सकते हैं अपने जीवन के और अपने उम्र के एक पड़ाव में, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते या रियाज कम होते होते, समय कम मिलते मिलते वो ऊपर के सुर शायद नहीं लग पाते, या फिर मुश्किल होती है कई बार गायकों को, क्योंकि बायोलॉजिकली थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपके ही गाने के एक संदर्भ में बात करूं, जो आपका गाना है तू ही रे, एकदम जो ऊपर इन ऊंचे पहाड़, जब वहाँ पे आपका, तब क्या अभी इस तरह की दिक्कत आती है सर आपको कि जब इतने रियाज, इतनी व्यस्तता, थोड़ी उम्र की भी नहीं, हम क्या करते हैं देखिएगा कि थोड़ा कभी कभार थोड़ा आधा नोट कम कर लेते हैं गाते वक्त, और कभी आवाज़ ठीक है तो ओरिजिनल स्केल में गा लेते हैं, तो वो सहूलियत है। थोड़ा स्केल अप डाउन कर लिया ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे फेस चेंज होता है उसी तरीके से आवाज़ भी चेंज होती है, बिकॉज इट्स अ मसल बेसिकली, मसल है, वो भी उसकी भी उम्र बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइप से आपका गाना चेंज करो आप, उसके लिए इल्म की ज़रूरत है। स्पेशली देखिएगा, आप एक गज़ल आप एक दिन 5 मिनट गा रहे हैं, आप दूसरे दिन मूड में है आप 20 मिनट गाते हैं, तो वो 15 मिनट क्या कर रहे हैं, आप वेरिएशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं उसमें, उन सुरों को आप फैला रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो अगर आप सीखे हैं, आपको मालूम है कि ऊपर सुर में न जाए, आप नीचे से ही खेल के निकल रहे हैं। हाँ, नीचे और मिडिल ऑक्टेव में कीजिएगा, तो उसके लिए रियाज की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई यू नो, जयदेव जी ने मुझे बताया जी, आई एम टॉकिंग ऑफ 1977, 78 गमन जी। तो ऐसे एक दिन बैठे थे तो बोले कि हरी, तुम एक एडवाइस देता हूँ, देखो प्लेबैक सिंग जो है अच्छा है, ज़रूर करो, उसमें बहुत पॉपुलैरिटी है, अच्छे गाने भी होते हैं, उसके साथ साथ संगीत सीखो, इल्म जो है वो ज़रूरी है, और बिकम अ लाइव सिंगर, मतलब विस्तार से गाओ, बिकम एन आर्टिस्ट, देन यू कैन सिंग ऑल योर लाइफ, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो गाने को लेके आप यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एल्स। एक गाने को आप 15 साल 20 साल गा रहे हैं, वही गाते हैं आप, कभी कभी बोरियत भी होती है ना, मतलब, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, विदाउट स्पॉइलिंग इट। ये दिस गिव्स द लॉन्जिटिविटी फॉर आर्टिस्ट्स, एंड सुनने वाले भी बढ़ते हैं। A lot of different people get interested in your music. Do I make sense? अग्री। Yeah. अभी जैसे इस समय में अगर आपको तू ही रे जैसा एल्बम या उस वैसे गाने अगर ऑफर हुए होते, तो क्या आप एक्सेप्ट करते या बोलते कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए? नहीं, मैं वैसे नहीं चेंज करता हूँ। देखिए, जब म्यूजिक डायरेक्टर मुझे गाना देता है, तो जैसे वो चाहते हैं वैसे ही गाता हूँ। उसके बाद जो है, जब हम गाते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार मैं कुछ चेंज करके गाता हूँ, मगर अगर मूड है तो चेंज करता हूँ मैं, स्लाइड चेंजेस, उस गीत को आभूषण पहना सकते हैं आप, उसको हट के से देख सकते हैं आप। तो दिस इज बेसिकली टू डू विद लाइव सिंगिंग, विस्तार। सर, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूं आपसे, जी। आगे आने वाली बातचीत में खूब सारे उदाहरण दीजिएगा आप,
ठीक है। सर अभी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की बात हो रही है, जी। तो उनकी एक सीख है, पहले अपना सिर संभालो फिर टोपी ढूंढो। हाँ, सर क्या मतलब है इस बात को? आपसे कभी आपने एक दो इंटरव्यू में बताया कि ये बात मैं कभी भूल नहीं सका। नहीं, क्या हुआ था कि वो गमन में एक फिल्म जी, गज़ल मैंने गाया, मुजफ्फर अली की फिल्म। शहरियार साहब जी, तो उसके बाद 2-3 गाने गाए और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए, उषा जी के लिए गाए, तो 2-3 क्लास मिस हो गया था मेरा। अच्छा। हाँ, खान साहब के साथ। और एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ वो उन्होंने मुझे एक होमवर्क दिए थे, इसको करके ले आओ करके। क्या था होमवर्क में मतलब? पलटे वगैरह होते अच्छा, हैं इसका ना। रियाज करके आना है, सुनेगा या कि क्लास इसको। में। और जब मैं कोशिश की, मतलब गाया मैंने, वो हंसने लग, मतलब मेरे को स्माइल किया, तो रियाज नहीं किया ना। बोला नहीं किया। तो बोला था बेटा देख, तुम्हें काम मिल रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर ज्यादा इधर उधर मत घूमो, पहला सर पक्का करो, उसके बाद टोपी ढूंढो। यू नो, ही सेड इट सो ब्यूटिफुली। तभी मैं समझा नहीं, मतलब देन स्लोली दैट, यू नो, दैट कितना सीरियस बात उन्होंने ऐसे कह दिया। उसी उन्होंने और एक बात कहा मुझसे, बहुत 2-3 साल के बाद, जब एक दिन रियाज कर रहा था मैं, तो वैसे बैठे थे, सुनते थे मतलब रियाज को, तो बोले हरी तुम्हारा अंदर शोर है, उसको बंद कर दो। तो मैं 1 मिनट के लिए मैं और खुद को सुन रहा हूँ मैं, शोर तो नहीं है, मेरी आवाज बुरा है सुनाई आपके। दे रहा है। नहीं मैं तो फिर मुझे समझ में आया वो अंदर की शोर की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने चंचलता। पूछा? अच्छा। जो मन भटकता है ना, हाँ। उसको वो कहते थे अंदर की शोर जो है, उसको शांत करो। उसको शांत करो। तो कर पाए सर आप? हाँ, तो गाते गाते होते हैं ना वो, उसको कहते हैं ठहराव, चैन। गाने में चैन लाना जो है, अंदर आत्मा जो है, चैन होने से ही वो चैन पैदा होता है। और वो क्या किस्सा है जब उस्ताद ने आपसे पूछा था कान में कि कुछ समझ में आया? जब शायद बहुत बूढ़े हो चुके थे वो, आप उनसे मिलने गए थे। अरे बाप रे, उन्होंने मुझे कुछ सिखा रहे थे और कहने लगे कि बेटा कुछ समझ में आ रहा है मुझे। मतलब मैं ऐसे देखा, गाना। और इतने अमेजिंग। वैसा गुरु कभी मिला आगे कभी, उस मेयार का गुरु? नहीं, बस ये जिंदगी में हुई है। और क्या। और किनको सुनते थे सर आप? मैं जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे आपके, जहाँ पे आप संगीत? मेहदी साहब को सुना हूँ, बहुत सुना हूँ मैं गज़ल को, वो सब्जेक्ट के लिए। और उनसे भी एक किस्सा बताता हूँ मैं, कि बोले कि देखिए ये कर्नाटिक म्यूजिक में एक बंदिश है, बहुत पुरानी बंदिश है, 100-200 साल उसी में। तो उसी राग में इनका एक बंदे उन्होंने गाया था, तो बोले इसमें कितना एक जैसा सोल है सुरों का। हाँ, सेम स्केल है, मगर उसका अंदाज भी सुर लगाने का। हाँ। तो बोले कि बेटा देखो, हर म्यूजिक एक लेवल, जो टॉप लेवल म्यूजिक है ना, सब एक जैसा लगता है, सुनाई देता है,
उसका रूह जो है वो एक मयार का है. I think that was a beautiful point. Because basically हम यही कहते हैं ना कि जो संगीत है, it is the shortest way to attain spirituality. तो वो बात उन्होंने कहा उसमें. अभी हम बात कर रहे थे कि आप क्या सुनते हैं. आपने कहा मेहदी हसन साहब को बहुत सुना. मैं अभी रिसर्च पढ़ रहा था कि आपने बीटल्स को भी बहुत सुना हुआ है. बीटल्स वो तो बहुत बाद में बहुत मशहूर थे ना हमारे टाइम में. नॉर्वेजियन नोट. यस यस. तो सितार बजता है शुरुआत जी में. जी 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 जी. और सर घर में तो संगीत का जो माहौल था ही बचपन से, जी, सीखा जी, ही आपने घर से. लेकिन हम लोग एक ट्रेंड देखा करते हैं और ये इस ट्रेंड में बहुत सारे अपवाद भी हैं कि कई बार जब बच्चे एक इस तरह का कोट अनकोट नॉन कन्वेंशनल तरीका चुनते हैं आगे बढ़ने का, जिसमें संगीत है या कलाएं हैं या फोटोग्राफी है, मैं पत्रकारिता को भी कहूँगा इसमें जी. तो कई बार पेरेंट्स या घर के बड़े जो होते हैं वो इसको लेकर थोड़ा सा एक रिजर्वेशन दिखाते हैं. घबराहट है. हाँ, कि मतलब एक आजीविका की दिक्कत होगी. बिल्कुल. लोगों को ये समझ में आता है. देखिए हमारे घर में क्या है कि मैंने कभी संगीत इसलिए नहीं सीखा कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है या कमर्शियल बनना है. वो एक हमारे घर पे सारे गाते थे सब, सारे मेरे मामा चाची सभी. और संगीत सीखना इज लाइक खाना खाना. मतलब अगर आप आज रियाज नहीं किए हैं तो पूछेंगे यार खाना तो खाया ना आपने, रियाज क्यों नहीं किया आपने. तो दैट वाज द कल्चर बेसिकली. तो हंसी मजाक में बचपन में वैसे हमने सीखे गाना. तो उसके बाद I went into college. I did zoology and chemistry. अच्छा. Subsidiary zoology, main chemistry. थर्ड ईयर में मैंने उस्ताद गुलाम अशफाक खान साहब का शागिर्द बना. जूनियर कॉलेज में आई वॉज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट. नेक्स्ट ईयर माई पूरा डाइवर्शन चला गया उसके. आई फ्लंक्ड. बड़े दिस माय फर्स्ट टाइम आई फ्लंक्ड इन माय होल लाइफ. क्योंकि मैं और कुछ कहीं चला गया था. घंटों रियाज करना बैठ के, पता नहीं खो गया था मैं. जो अच्छा हुआ बिकॉज दैट वाज व्हाट आई बी डूइंग. तो फिर से वो लिखा मैंने एग्जाम वगैरह. तो तभी मेरे मम्मी से पूछते थे, अच्छा क्या कर रहा है बेटा. तो बोले वो गाना गा रहा है. हाँ गाना तो गाएगा, कर क्या रहा है. हाँ कर क्या रहा है. काम क्या कर रहा है. तो ये वी फेस दिस ऑल्सो बेसिकली. मेरे सारे दोस्त जो हैं वो ग्रेजुएशन करके वो काम करना शुरू कर दिए. तो मैं तो घर में बैठ के रियाज करता था. तो इट टुक मी टाइम बेसिकली. यू नो वो स्ट्रगल नहीं कह सकता हूं. वो मेरा इन्वेस्टमेंट था अपने ऊपर, मेरे गाने के ऊपर, मेरे इल्म के ऊपर. सो आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट. 77 ऑल इंडिया सुर श्रृंगार कंपटीशन. ये तो रियलिटी शो जैसा था सर. कुछ 500-600 लोगों का कैसेट और मतलब 2 गाने गाना आप गाइए और रिकॉर्ड कीजिएगा और उनको सुर श्रृंगार संसद में पोस्ट कर दीजिएगा. वहाँ से करते करते 200 हुए हैं, फिर 100 हुए हैं, फिर 40 या 30 द लास्ट. और उसका एज लिमिट क्या था, फ्रॉम 15 years to 45. इतना बड़ा बैंड. इतना बड़ा बैंड. एंड उसका रियलिटी शो था स्टेज पे. जगजीत सिंह और जयदेव थे उसके. नहीं, उसमें थे जयदेव जी, रविंद्र जैन जी,
हृदयनाथ जी अच्छा। और एक शख्स थे। अच्छा। तो उसमें मुझे सुरेश वाडकर, रानी वर्मा और मैं फाइनलिस्ट हुए। हमें प्राइज मिला था। क्या प्राइज मिला था सर उसमें? 500 रुपया मिला। हाँ। और एक ऐसा कुछ ट्रॉफी। ट्रॉफी। और घनश्याम वासवानी जी कहाँ हैं जिनके साथ मिलके आपने वो 2 गाने रिकॉर्ड किए थे और भेजे थे उसमें कंपटीशन में एंट्री के लिए? जी। वो 2-3 साल के बाद उनको भी मिला उसी कंपटीशन में। अच्छा। उस साल नहीं मिला उनको। और वो मेरा यारों का यार है वो। अभी बातचीत मुलाकात होती है? हाँ बिल्कुल। अब आज भी मिलते हैं। कितने अभी दिनों मैं उनका कुछ कॉम्पोजिशन गाने वाला हूँ, गज़ल अच्छा। कॉम्पोजिशन उन्होंने बनाया तो उसे रिकॉर्ड करूँगा मैं। अभी आपको प्लेबैक सिंगिंग के अलावा सर जी। मेरे मुंह से अगर जो शब्द अगर कुछ गड़बड़ निकले तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे दुरुस्त भी कर दीजिएगा। प्लेबैक सिंगिंग के अलावा जिस तरह के ऑफ़र आपको अभी मिल रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, वो उसमें क्या है? क्योंकि आपका तो रेंज बहुत बड़ा है सर ना। आपका कर्नाटक संगीत से आते हैं आपने गज़ल गायकी भी की हुई है, एक अपने हिस्से की बड़ी गज़ल गायकी की हुई है। प्लेबैक सिंगिंग आपने किसके साथ नहीं किया है आपने? जी। तो किस तरह के ऑफ़र्स आपको ज़्यादा मिलते हैं? आजकल ना आई डू माई ओन रिकॉर्डिंग्स। मैं 2 एल्बम किया हूँ मैं गज़लों का। और मेरा बेटा जो है ही इज़ अ प्रोड्यूसर। ही डज ट्रांस म्यूज़िक, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक एंड ट्रांस म्यूज़िक। तो उनके साथ एक एल्बम किया हूँ मैं। और मेरे टाइप के गाने जो फिल्मों के हैं, उस टाइप के गानों के लिए मुझे याद करते हैं लोग। और भजन कभी कभी गाता हूँ मैं। तो ये चलता है, ये सिलसिला। बट लाइव शोज बहुत काफ़ी मैं बिजी हूँ उसमें। लाइव शोज़ में मेरे ख्याल से सारे आर्टिस्ट बिजी हैं। अच्छा। लाइव शोज है ना, इट इज़ कम। क्या है ना कि इट इज़ नॉट ओनली अ सिंग म्यूजिक, दे वांट एन होल एक्सपीरियंस। एक तो क्या है, आप वीडियो देख देख के थक गए हैं अभी, अब रियलिटी की ज़रूरत है। तो लोग आज के दिन में ज़्यादातर लाइव शोज पसंद करते हैं, लाइव सिंगिंग। तो आई थिंक वी आर ऑल बिजी इन दैट। और कोई ऐसा एल्बम या कोई ऐसा गिग आपका जो आपके लिए सबसे कठिन साबित हुआ हो कि अभी भी उसको याद रखेंगे, यार यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, या इस पूरे टूर में हमको सबसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? मतलब इन रिलेशन टू सिंगिंग मैं उस पर आऊँगा जब यूके में अटैक होता है एक आप पर। हाँ नहीं वो मैं उस पर आऊँगा अभी, लेकिन मैं सिंगिंग के टर्म से पूछ रहा हूँ जो सबसे कठिन। हाँ कभी देखिए ना, अब कभी कभार आपका आवाज़ ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया, आपको सर्दी हो गई, तो टेंशन हो जाता है, बोला कैसे गाएंगे करके। तो एक तो इबादत करो कि मुझे बचा दो आज। और फिर उसके तरीके होते हैं। डोंट पुश योर वॉइस, हल्के गले से गाइएगा या थोड़ा सुर नीचे कर लीजिएगा। अभी वो गज़ल में कर सकते हैं, फिल्मी गाने में क्या होता है ना, तो वो ऑर्केस्ट्रा का जो सुर है वो सब फिक्स्ड होता है, सबके स्केल बने हुए हैं, सब हैं, तो थोड़ा जोर लगा के गाना पड़ता है। तो ऐसे होते हैं, दिक्कत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आऊँगा जब आपकी ए.आर. रहमान से पहली मुलाकात होती है। जी। लेकिन उसके पहले एक अपने हिस्से का एक लंबा प्लेबैक सिंगिंग का करियर आप बिता चुके थे, जिसमें नौशाद, सलिल चौधरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, उषा खन्ना, इन सब के नाम शामिल हैं। कोई ऐसा कंपोज़र या कोई ऐसा लिरिसिस्ट या कोई ऐसा प्लेबैक सिंगर जिसके साथ आपके मन में ये बार बार अभिलाषा जागी हो कि काम मिला तो इनके साथ काम ज़रूर करना चाहूँगा, या इनका काम ज़रूर देखना चाहूँगा, या इनके स्टूडियो में ज़रूर काम करूँगा? कभी ऐसा हुआ किसी को लेकर? वैसे तो मैं सभी के साथ काम किया हूँ। हाँ। ओ.पी. नैयर साहब
के साथ नहीं किया हूँ, क्योंकि जब तक मैं आ गया था वो उतना वो बिज़ी नहीं थे। और मैं मदन मोहन जी से कभी मिला नहीं, काश मैं उनका गाना गाता। बड़ा कंपोजर, उनके साथ मिलने की खलिश रह गई है। कमाल कमाल कंपोजर। आर डी बर्मन के साथ काम करना कैसा अनुभव था सर? बहुत कमाल के म्यूजिशियन, कंपोजर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और मैं आशा जी के ट्रूप में सिंगर, उनके साथ मैं ड्यूएट्स गाता था, तो मैं ट्रैवल करता था। और आर डी बर्मन, आशा जी का उनका कॉम्बिनेशन था शो में, तो बहुत बार हम ट्रैवल करते थे साथ में। और म्यूज़िक के बारे में बहुत चीज़ें मुझे उन्होंने एडवाइस किया है, बताया है। एंड वेरी 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 नाइस ह्यूमन बीइंग, बहुत एकदम जॉली पर्सन। ये इंटरव्यू कैसा जा रहा है आपके लिए अभी? जॉली लल्लन टॉप। यूजुअली आप इंटरव्यूज देने को लेकर कितना कंफर्टेबल रहते हैं? हम ओके, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। पहला इंटरव्यू कब हुआ आपका? पहला इंटरव्यू आई गेस किसी मेरे अखबार ख्याल से ये सुर सिंगार के बाद ही हुआ। आपको कैसा लगता है, आप जीत गए हैं? मुझे अच्छा लगता है, you know? एक मैं कहीं किस्सा पढ़ रहा था सर कि लम्हे यश चोपड़ा की जो मूवी थी जी, उसमें आपका भी आपको प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला। वो बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था और बहुत बड़ी लर्निंग भी थी शायद आपके लिए। जी। शिवजी, हरि जी ऐसे महान कलाकार, उनका जो सबसे बड़ा फिल्म लम्हे था, तो उसमें मैं एक तो ड्यूएट गाया लता जी के साथ, फर्स्ट टाइम, पहली बार लता जी के साथ? पहली बार। और कुछ 180 म्यूजिशियन थे और 40 कोरस सिंगर थे, 120 ऑर्केस्ट्रा लोग थे, और दीदी वहाँ है और मैं यहाँ हूँ, और शिवजी, हरि जी। मेरा हालत क्या होगा सोचिए आप। बस कुछ यूं करके प्रणाम करके शुरू हो गया, अच्छा हो गया गाना। लता जी ने क्या बोला? बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर से उनसे मुलाकात हुई किसी? हाँ, उससे पहले मैं उनके साथ 2-3 प्रोग्राम किया मैंने। अलेक्जेंडर पैलेस गए थे लंदन में, तो उनके साथ वो गाना गाया, ये रात भीगी भीगी, वो वाला मन्ना दे वाला वो। और 2-3 गाने उनके साथ गाए हैं। तो उनके साथ एक किस्सा बताता हूँ मैं। प्लीज बताइए। फर्स्ट शो आई एम डूइंग विथ दीदी इन कलकत्ता, ईस्ट बंगाल क्लब। तो वहाँ कलकत्ते में मतलब कम से कम उस जमाने में 1 लाख लोग आते थे शो पे। स्पेशली लता जी के लिए तो पूरा शहर खाली हो जाता था, सब आते और कलकत्ता की म्यूजिक ऑडियंस थोड़ी हार्डकोर किस्म की है, वो बहुत थे। अरे बाप रे बाप, बाप कमाल है। तो पहली बार गा रहा हूँ उनके साथ, और ऐसा ऑडियंस तो कभी देखा ही नहीं हमने। जैसे हम जा रहे थे स्टेज पे, तो दीदी ने कही कि हरी ऊपर मत देखना, तो नीचे देख के गाना। नीचे देख के गाना? नीचे देख के गाना। हाँ जी दीदी, माइंड इज अ मंकी, तो बोले ऊपर देखना है मेरे को। है ना, मुखड़ा बड़ा अच्छा गाया मैंने, फिर ऊपर देखा। I had the shock of my life because I have not seen so many people. उठाना भूल गया। अंतरा उठाना भूल गया। ठीक, दो बार के बाद पकड़ लिया मैंने। और फिर म्यूजिक में
मुझे मालूम है दीदी मेरी तरफ देख रही है, तो मैं देखा, मैंने यूं करके यूं देख रहे थे लगा जी मैं वो सीन मुझे आज भी याद है। बट उन्होंने बहुत मुझे ज़िंदगी में बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत प्यार दिया है। उन्होंने मुझे उनके पिताजी के नाम पे जो अवार्ड है, आई वॉज द फर्स्ट लाइट प्लेबैक सिंगर टू गेट दैट अवार्ड। सचमुच वो सबसे बड़ा मुझे अवार्ड लगा। I was short of words. 90s के बाद सर आपके गज़ल के एल्बम्स आते हैं। नहीं 90s नहीं सर, 80 was my first album, गज़ल का मौसम। अच्छा। उसके बाद लगातार I have till today I have done 39 albums गज़लों का। अच्छा। I started with playback singing, but from 80s every year, हर साल मैं गज़ल एल्बम रिलीज करता था। गज़ल का मौसम, शम्मा खाना, रिफ्लेक्शन, सुकून, आबशार गज़ल, आबशार गज़ल, वो उस आबशार गज़ल तो 85, तो उससे पहले रिफ्लेक्शंस आया, होराइजन आया, तो आपके पास होंगे वो लिस्ट मेरे ख्याल से। तो वो एक काफ़ी बड़ा कैटलॉग है मेरी ज़िंदगी में। और वो एक पैशन था कि मुझे एक एल्बम तो करना ही है। आबशार गज़ल तो ऐसा हुआ कि एक दिन जा रहे थे, दीदी मेरे गज़ल के कॉम्पोजिशंस कभी कभी गाता था मैं, ये ठीक है मगर तू विकट गा रहा है, तू सीधा गा। आशा जी, आशा जी, हाँ सीधा गाता हूँ मैं। तो एक दिन जा रहे थे किधर, तो बोले हरी एक काम कर तुम मेरे लिए एक एल्बम, गज़ल एल्बम कंपोज करो। मैं बोला क्या बोल रहे हैं आप, यकीन नहीं हो रहा था। बोला ठीक है। तो एक हफ्ते बाद में सब करके उनको दिया, एंड दैट वाज आबशार गज़ल। एक वाकया है आपके जीवन का जो दूरदर्शन के एक इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है जी, जिसमें आप ये माइंडसेट बता रहे हैं लोगों का। आप कुछ कॉफ़ी या पानी दिलाऊं क्या? नहीं पानी ले लो। ठीक है। आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक मुहावरा चला करता था, एक प्रचलन था इस तरह का कि अगर आपको प्लेबैक सिंगर बन रहा है तो आप क्लासिकल से दूर रहिए, ये कहा जाता था। आपने एक दूरदर्शन के किसी इंटरव्यू में कहा है पहले, शायद ये उस समय के स्टूडियो टाइप्स होंगे प्लेबैक सिंगिंग को लेके। नहीं क्या है ना, देखिएगा प्लेबैक सिंगिंग जो है, जो 60s और 70s के गाने हैं, वो गाने के लिए सीखना ज़रूरी है, इल्म की ज़रूरत, इट वॉज नेसेसरी। अभी सारे तो सीखे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से सीखे हैं। किशोरदा जो वो क्लासिकल वो कहते हैं नहीं सीखे हैं, बट अपने हिसाब से उन्होंने रियाज किया है, नहीं तो ऐसे नहीं गा सकते हैं, मैं नहीं मान सकता हूँ। उन्होंने घंटों रियाज किया है एकदम अपने। सो लर्निंग म्यूजिक एंड जो रियाज है वो तो ज़रूरी है, नहीं तो कच्चापन लिखेगा। आप हिट हो सकते हैं, यह अलग बात है। अरे उसने कहा, मैंने कहा, तूने कहा, चल 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 चल, ऐसे भी गाने होते हैं, हिट हो जाते हैं, है ना। तो हिट होने का मतलब नहीं है, अगर आपको हर किस्म का गाना गाना है तो ज़रूरी है एक शैली में, वो वेस्टर्न हो या नॉर्थ हो या साउथ हो। अरे ABCD तो ज़रूरी है ना आना।
फर्क पड़ता है। ऐसा ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं करेंगे तो आप सिंगर नहीं बन सकते हैं। जो गाते हैं तो सिंगर हैं आप। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। अभी आप देखिएगा, आप 10 साल पहले की बात है कि प्लेबैक सिंगिंग बहुत ज़रूरी था कि आप प्लेबैक सिंगर बनने से आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। अब वो बात नहीं है। आप अपना म्यूजिक आप प्रचार कर सकते हैं। और फिल्मों में भी अभी गाने कम हो गए हैं। और एक और बदलाव आया है मेरे हिसाब से सर। हाँ? एक और बदलाव आया है। जी। पहले की फिल्मों में ये होता था कि अमूमन किसी फिल्म के सारे 8 या 10 गाने 2 या 3 ही सिंगर गा रहे हैं। लेकिन अब यूजुअली एक फिल्म में 3 गाने हैं तो उसको एक ही सिंगर हो सकता है, एक सिंगर के हाथ में एक ही गाना आए और बाकी दोनों गाने कोई और अन्य सिंगर गाएं। जी बिल्कुल। और बेसिकली लिपसिंग जो है ना, गाना कम हो गए हैं। टिकिंग में अभी अलग हो गया ना। डायरेक्टर्स जैसे फिल्म बनते हैं वैसे ही गाने बनेंगे। आपने कुछ धमाल फिल्म देखी, यार इसमें गजल टाइप का गाना नहीं है, क्यों, कैसे आएगा? आएगा क्यों, और क्यों आएगा? आप मूवीज देखते हैं शौक से? मैं देखता हूँ। हाँ। लास्ट कौन सी देखी? If it is not a too controversial Last that is Sector 386. Sector 36 नेटफ्लिक्स पे जो आई है। हाँ, that was the last amazing film. अच्छी मूवी। हो उठ के सोते देख रहा, फिर उठ के बैठ गया मैं, बोला यार ये क्या हो रहा है करके। कमाल फिल्म था। एंड जो दोनों जो एक्टर्स हैं, दीपक डोबरियाल, विक्रांत मैसी, वो अमेजिंग अच्छी मूवी है वो। अच्छी मूवी। किन अभी के सिंगर्स में से किन को सुनना पसंद है आपको सर? सारे जो हैं, मतलब अरिजीत, सोनू, और कौन है? बहुत सारे हैं अभी तो। बहुत सारे हैं। हाँ, नाम नहीं जानता हूँ मगर सुनता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं कहता हूँ अच्छा है ये। आई डोंट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन, आई डोंट गो विद नेम्स। और विकास करके एक लड़का गाता है, वो भी अच्छा है। और ये रियलिटी शोज में बच्चे बहुत अच्छे गाते हैं, तो उनको सब चांस देना चाहिए। मिलता है कि नहीं सर अभी? नहीं, पता नहीं क्या है। क्या है, इतना मेहनत करते हैं बच्चे। इट्स ए इंडस्ट्री रनिंग ऑन द किड पावर बेसिकली। मेहनत करते हैं, उसके लिए उनको रिटर्न्स नहीं मिलता है। मैं ये कहता हूं कि अगर इतने स्पॉन्सरशिप है, इतने ढिमका है, जो भी है, अरे एक गाना दे दो ना इनको, एक फिल्म में, क्या हो जाएगा? खराब तो नहीं गाएंगे ना, आप गवाएंगे ना उनको ठीक से। वो करना जरूरी है। यू हैव टू गो एंड गेट टैलेंट। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसको नहीं सुनूंगा, उनका नाम हो जाएगा, मैं उनको गवाऊंगा। ये क्या है? They should improve. Basically, go out and get new talent. Scout. इस डिस्कोर्स पे आपका क्या सोचना है सर कि रियलिटी शोज आर नॉट इवन रियल, दे आर लाइक? नहीं, it is real in the sense, it is real in the sense कि वो +1 नहीं करते, गाते हैं। They are real. मेहनत करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और इसमें क्या हो गया है कि जजेस जो हैं वो मार्किंग करेक्ट करते हैं इल्म के हिसाब से, कौन अच्छा है करके। अभी व्यूअरशिप का वोटिंग भी होता है। दैट गिव्स चेंजेस द गेम समटाइम्स।
क्योंकि वो एक्स फैक्टर जो है ना, अरे क्या क्यूट है यार, ये क्या गाता है करके, एक्चुअली ये मस्ट बी ए मीडियोकर सिंगर और शी मस्ट बी ए मीडियोकर सिंगर। क्या बात है यार, क्या सारा उनको वोट मिल जाता है क्योंकि व्यूअर्स रेटिंग अच्छी है उनकी। हाँ, तो देन यू फील रियलिटी इज नॉट रियलिटी शो। आई थिंक द कंफ्यूजन कम्स देयर। और वो वोटर्स आप लेना पड़ता है क्योंकि देन व्यूअरशिप बढ़ती है आपकी, सिंपल। सो दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज आई वुड से। सर अब मैं उस किस्से की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि जब एक पॉन्ड्स के ऐड के लिए जिंगल की बात हो रही थी और ए आर रहमान से आपकी पहली मुलाकात होती है जी। और पहली मुलाकात में ए आर रहमान आपको बताते हैं कि उन्होंने आपके रिफ्लेक्शन समेत तमाम एल्बम सुने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कुछ 30 या 32 टेप्स कुछ बांट दिया, कुछ घिस गया आपके। हाँ, रिफ्लेक्शंस के। इतने बड़े उनको बहुत अच्छा लगा वो। तो आपकी रहमान से तो पहली मुलाकात होगी वो। फर्स्ट टाइम। क्या हुआ सर, पूरी कहानी बताइए प्लीज, अभी समय है आपके पास। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो मुझे, तभी मैं जिंगल गाता था, लेज़ली के लिए बहुत जिंगल गाया। वैसे हम कॉलोनियल कजिन्स भी बनाए जी जी, उनके उस साथ। पे तो आएंगे अभी। तो कमिंग टू रहमान, तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसे आई एम डूइंग जिंगल, कैन यू कम एंड। चले गए, हम मिले तो जिंगल रिकॉर्ड किए हमने। उसके बाद जैसे मैं जा रहा था तो बोले कि आई एम डूइंग वन फिल्म फॉर मणि रत्नम, सो आई वॉन्ट यू टू सिंग अ सॉन्ग फॉर इट। So I said, will you come to Chennai and sing? I said, of course. Mani Ratnam. And I liked Rahman's sound in that jingle also. क्या था जिंगल सर? मुझे याद नहीं अभी। अच्छा। हाँ, बट उनका ऑर्केस्ट्रेशन में दिस इज अ वेरी डिफरेंट साउंड। रहमान चेंज द साउंडस्केप टोटली ना, दैट वाज हिज यूएसपी बेसिकली। तो बहरहाल तो मैं गया वहाँ पे और हमने गाया तमिड़ा तमिड़ा नाले नम नाले, तमिड़ा तमिड़ नाडुम नम नाडे। दिस इज भारत हमको जान से प्यारा है। सो पहला गाना मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया। और रोजा फिल्म देखने गया मैंने। आप देखने गए? प्रीव्यू में। और मैं पूरा परिवार को लेके गया था। बोला कमाल फिल्म बन रही है, मेरा गाना है उसमें। माय वाइफ, माय मदर, एवरीबडी वी वेंट। और यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, गाना आ ही नहीं रहा है। मैं बोला यार काट दिया गाना कुछ गड़बड़ होगा यार। तो बोला काटा तो मेरे को बुलाया क्यों इधर? ये क्या बात है यार, ये गुस्सा भी आ रहा था और कंफ्यूज भी था। ये क्या है? तो जैसे खत्म हुआ तो कमाल, फिर भूल गए ना, मतलब क्या कमाल मूवी था, सुपर फिल्म। तो सब हो गए, ऐसे खड़े हो रहे हैं, भारत हमको, टाइटल्स पे आ रहा है गाना। मैं बोला यार ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया गाना। कौन देखेंगे, सब बाहर जाएंगे। बट वही गाना इतना पॉपुलर है, वो एयर प्ले, और इट हैज मैजिक इन इट, दैट सॉन्ग, द कंपोजिशन, द लिरिक्स बेसिकली। फिर यहीं से वो सफ़र शुरू होता है जब बॉम्बे। उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मैंने तमिल में बहुत गाया उनके लिए। और कुछ अच्छे अपने चंदा रे नहीं सामने, या अलग। आपके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, रहमान ने, साल 2007 में रेडिफ में इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा कि द मोर यू डिमांड फ्रॉम हिम द मोर ही गिव्स,
At times, Hariharan can even exhaust the most patient composer. क्यों कह रहे हो ऐसा? Exhaust the most patient. हाँ, maybe when you are still trying to decode his. I'm trying to decode it. Because sometimes, you know, I'll do something different, and that maybe confuses the composer also. ये अच्छा है, नहीं ये मेरा ट्यून तो चेंज हो गया, ये मेरा ट्यून क्या है, कौन सा है, क्या है? अच्छा मुझे याद है एक म्यूजिक डायरेक्टर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम नाउ, तो मैं सीखने गया था, तो वो म्यूजिशियन को बता रहा है, दिस इज किंग, बोले देखो भाई हरी जी आए हैं, अपना ट्यून याद रखो क्योंकि 15 मिनट में चेंज हो जाएगा ट्यून। तो मे बी दैट इज व्हाट ही मीन्स। और क्या होता है ना, समटाइम्स आई गिव सो मेनी वेराइटीज, तो क्या चूज करना है उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। इट हैपेंस। किसी म्यूजिक कंपोजर के साथ काम करना जो डिफिकल्ट हो अभी भी, मतलब यू आर लाइक कि यार इनके साथ तो काम कर लेंगे, लेकिन इनके साथ जब इन व्यक्ति के साथ काम करना होगा तो आई हैव टू बी एट माई 100%, लाइक मोर देन 100% आई हैव टू गिव। थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है इनके साथ काम करना। नहीं, मैं दोस्ती कर लेता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर से। दोस्ती कर लेता हूँ मैं, क्योंकि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स को वेरिएशंस पसंद नहीं है। अच्छा। तो मैं उनसे पहले कहता हूँ भाई मेरे अंदर ये आदत है कि कुछ इम्प्रोवाइज करता हूँ, क्योंकि एक कंपोजर भी बैठा हुआ है मेरे अंदर। और वो संगीत की इतनी विराट शिक्षा लेकर ही आप आए हैं। हाँ, वो जो भी है वो डिफ़ॉल्ट है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका फाइनल टेक में मैं नहीं रखूँगा, वो नज़रअंदाज कीजिएगा, डोंट गेट अपसेट। तो पहले बता देता हूँ, पहले बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं जनता के सवालों पे आऊँ उसके पहले मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, चूँकि ये मेरी और ये हम सभी लोगों की एक कमी भी मान के चलिए सर, कि हम सब हिंदी गाने ज़्यादा सुनते हुए बड़े हुए हैं जी, इसलिए हमसे वो थोड़ा सा अछूता है जो तमिल और कन्नड़ा फिल्मों में आपका जो संगीत रहा है, उससे वो एस्पेक्ट्स हमसे थोड़ा सा अछूता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है। तो लेकिन इसलिए हमारे सवाल ज़्यादा ही तरह आपको लग रहे होंगे इस तरफ ही केंद्रित हैं, क्योंकि हैं भी। हिंदी फिल्मों की बात करें तो एक तो वो एक रंगीला में आपका गाना है हाय रामा ये क्या हुआ, मेरे ख्याल से वो अहिर भैरव में है, पूरे धनश्री में, सॉरी। हाँ, और फिर वो एक संजय लीला भंसाली की मूवी में है झोंका हवा का जी। और फिर परदेश में गाना आता है आई लव माई इंडिया, जिसको देखकर आपकी मदर ने कहा कि अमरीश पुरी कितना अच्छा गाना गा रहा है। सही, बताइए सर प्लीज इनके बारे में। हाँ बिल्कुल, हम बैठे थे और परदेश चल रहा था, फिल्म जो देख रहे थे हम, रिव्यू हॉल में नहीं घर पे। अच्छा, घर पे। तो लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा मेरी जान, तो वैसे कुछ बना के मैंने गाया था। तो बोले कितने सुर में है ना अमरीश जी। माता जी ने कहा। हाँ, तो बोला हाँ। तो मैंने कहा बोला मैं गाया हूँ। नहीं। तो उसके बाद में चेंज करके कहा था ये तुम्हारी आवाज़ है, ये क्या है? तो बनाया मैंने। तो वो आए थे, रिकॉर्डिंग में आए थे अमरीश पुरी। हाँ, उसके मतलब अच्छा है। उनका बेस कमाल था। कमाल। बाप रे बाप, अमेजिंग। और दैट वाज अ नाइस सॉन्ग। इस सॉन्ग में भी बड़ा ग्रैंड्योर है, झोंका हवा का। झोंका हवा का एक स्टोरी है। अच्छा आप देखिएगा, झोंका हवा का आज भी
वो पूरा एक लाइन भी रिपीट नहीं होता है. इट्स लाइक अ पिरोया हुआ है एक कॉन्वर्सेशन. बहुत खूबसूरत है वो. और जब आप सुनेंगे यू कैन विजुअलाइज द सीन. वो गाने में वो खूबसूरती है. मुश्किल गाना है, बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड, बहुत अच्छा इस्माइल दरबार साहब ने उन्होंने किया है. और लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ना, शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा लेकिन शायद जी. चेक करना तो यार एक बार. हाँ, मुझे लगता है. चेक. झोंका हवा का लिरिसिस्ट हैं? महबूब कोतवाल. हाँ, महबूब. अच्छा, महबूब भाई. अच्छा. हाँ, महबूब, करेक्ट. बिकॉज वो रंगीला, करेक्ट, महबूब. हाँ, बहुत खूबसूरत लिखे. और क्या होता है ना, वो कुछ गाने गाने के मतलब रिकॉर्डिंग होते ही आपको लगता है कि ये टारगेट पे है. ये मुझे तू हीरे पे लगा और इस गाने में भी लगा. क्या टारगेट पे है? गाना जो है टारगेट पे है, मतलब एकदम निशाने पे बैठ रहा है. निशाने पे. लोगों को पसंद आएगा. तो ये गाने में वो इन दोनों गानों को लेकर ये शॉर्टी थी आपके मन में गाते समय? जी 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 जी. वो लगता है कि ये मजा आता है, गाते हुए भी मजा आता है वो. सर, कॉलोनियल कजिन्स की बात कर लेते हैं अब. जी. लेज़ली लुइस के साथ आपने कॉलोनियल कजिन्स नाम का एक बैंड बनाया जो एक इनफॉर्मल सी जैमिंग के बाद पैदा हुआ था. हाँ, बिल्कुल, एकदम जैसे हम बैठे हैं तो सोचिए कि अभी ये नहीं चल रहा है माइक, तो आप गिटार उठा लिए, आप लेज़ली लुइस हैं, तो आप बजा रहे हैं कुछ स्टाइल बजा रहे हैं, कंट्री या कॉर्ड्स बजा रहे हैं, हारमोनी बजा रहे हैं, या जो भी रिफ आ गया हाथ में वो बजा रहे थोड़ा. हाँ, जो भी रिफ है, तो उसके हिसाब से मैं भी गा रहा हूँ. टाइम पास कर रहे हैं हम दोनों. तो ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया और ऐसे सारे लोग ऐसे बैठे थे और ताली बजाने लगे. अच्छा. बोला यार ये तो कमाल है कि क्या कर रहे हैं आप. तो बोले हमको मालूम नहीं, हम कुछ कर रहे हैं. यू नो, लाइक इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड. तो उसके बाद हम मिले, मतलब उसके बाद हम वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. बोले यार अच्छा अंडरस्टैंडिंग है हमारा, कुछ बन रहा है. हाँ. तो व्हाई डोंट वी गेट इनटू अ स्टूडियो एंड रिकॉर्ड सम सॉन्ग्स. ओके. क्योंकि खुद को मालूम नहीं है क्या निकलेगा इससे. तो थोड़ा स्ट्रक्चर दे दिया जाए इसको. स्ट्रक्चर. दैट्स हाउ कॉलोनियल वाज. उसका नाम कैसे पड़ा सर? कॉलोनियल कजिन्स जो है, मैं लंदन गया था किसी काम से, तो हमारे एक दोस्त मिले वहाँ जो वहीं रहते हैं. तो बोले कि यू नो व्हाट वी कॉल आवरसेल्व्स, मी एंड माय लंडनर्स हियर. तो बोले क्या है, ब्रिटिश फ्रेंड्स जो है, कॉलोनियल कजिन्स. अच्छा. तो मैं बोला यार ये कमाल. बिकॉज कॉलोनियल कजिन्स जो है, हमारा जो फ्यूजन बैंड है, दिस ऑल्सो कम्स थ्रू कॉलोनाइजेशन ना. तो वो एंगल रख के फ्यूजन वगैरह को लेकर सर आप काफ़ी ओपन दिखते हैं, क्योंकि कई सारे संगीतकार जो होते हैं, मतलब जिन्होंने क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली हुई है और ख़ासकर ख्याल गायकी में और रागों में परिष्कार किया है लंबे समय, तो उनके अंदर एक वो दिखता है कि वो फ्यूजन और कई बार, मतलब एक ट्रेंड नहीं है ये, लेकिन कई बार उसको लेकर एक नकार की मौजूदगी रहती है उनके अंदर. लेकिन आप काफ़ी ओपन दिखते हैं फ्यूजन और एक्सपेरिमेंट्स को लेकर. वो बचपन से ओपननेस है, क्योंकि मैं कर्नाटिक संगीत सीखता था घर पे, यहाँ बीटल्स सुनता था और शाम को विविध भारती सुनते थे. तो क्या नहीं सुने, वी गॉट एक्सपोज टू एवरीथिंग. वो बॉम्बे में रहने का ये एडवांटेज है. उस टाइम नो टेलीविज़न, सिर्फ गाना सुनना, तो हर किस्म का गाना सुनना और सीखने का एक मौका मिला. सो कोई घबराहट नहीं है कि इंग्लिश गाना है, इंग्लिश तो गाए हैं यार, चलो गाओ. अच्छा, हम गज़ल गाते थे, पता नहीं था ये गज़ल है करके. कोई सागर दिल को बहलाता नहीं,
बेखुदी में भी करार आता नहीं। पुरानी दिल दिया दर्द लिया, दिलीप साहब का पिक्चर, नौशाद साहब का म्यूजिक, रफ़ी साहब का गाना। तो बहुत सालों के बाद पता चला कि ये गजल है। लेकिन गुनगुनाते थे, आपको पता नहीं? गुनगुनाते थे हम। खाली समय में क्या करना पसंद है आपको? जी, खाली समय में क्या करना पसंद है आपको? खाली समय में खाली रहना। अच्छा, एकदम खाली रहना। क्योंकि खाली समय जो है ना बहुत रेयर मिलता है। तो गाना नहीं सुनता हूं मैं खाली समय में, गाना भी नहीं गाता हूं और चिल करता हूं एकदम। कैसे करते हैं चिल? बस ऐसे ही? आई हैड 2 पेट्स, अभी एक पेट है। अच्छा, जर्मन शेपर्ड है। क्या नाम है? मिष्टी। अच्छा, तो उससे खेलता हूँ। अच्छा, मुझे घर की सजावट करना बहुत पसंद है। मतलब सोचो कि अभी एक हफ्ता कुछ काम नहीं है, घर पे हूँ, मैं सारा फर्नीचर जो है ना चेंज कर देता हूँ। तो डाइनिंग रूम का टेबल जो है फ्रंट रूम में आ जाएगा। उधर एक बैठक में आई विल मेक अ स्मॉल सिट आउट इन द डाइनिंग स्पेस। ये बहुत कुछ करता हूँ मैं, और काफ़ी परेशान है मेरे घर वाले इन हरकतों से। हाँ, बहुत। वैसा मौका कभी आता है कि तो क्या हुआ कि मेरे ड्राइवर ने, तो उसको बहुत परेशान करता हूँ मैं। क्यों? अच्छा, मतलब कैसे, फिर क्यों बताइए? अरे ये करो यार, वो उसको उठा के उधर रख दो। हाँ हाँ। तो और 2-3 सर्वेंट्स है, सबको बुला लेता हूँ मैं। चलो आज ये कार्यक्रम है, इसको सेट करना है, रीसेट करना है। तो उन्होंने एक दिन कहा कि सर इधर ये वॉल में मैं टीवी फिक्स कर देता हूँ। एक ओनली वन वॉल इज ब्लैक। तो बोले कि टीवी तो दिखेगा ही नहीं करके। मैं बोला कर ले। उसके बाद ये मूवमेंट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि सोफा तो उसके सामने ही होगा ना। उसके टीवी फिक्स हो गई एक जगह। तो बड़ा मुझे लगता है कि वो षड्यंत्र है, कुछ सोच के बनाया वो। तो ये चीज़ें करता हूँ। देन आई हैव अ फार्म हाउस बम्बई के पास करजत में। तो वहाँ जाता हूँ, वहाँ नदी भी है। उस कुछ ब्लड प्रेशर, सोच सब एकदम नॉर्मल हो जाता है वहाँ जाके। कुछ भी टेंशन हो वहाँ जाके ठीक हो जाता है। सर, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है क्या ऐसे आपको? नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ मैं। ऐसे? अच्छा, ठीक है, मेंटल पीस के लिए हाँ। वो अच्छी है। ऐसा कोई मौका होता है कि जब घर पे साथी कलाकार आ जाएं और वहाँ पर आप एक इनफॉर्मल सी जैमिंग सेशन शुरू हाँ हो जी जाए? जी, बिल्कुल। कौन आता है घर पे? सुरेश वाडकर जी, शंकर जी, कभी हम जाते हैं, कभी वो आते हैं, घनश्याम। एक्चुअली ये पहला बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा। छाया गंगुली मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, तो उनके साथ बैठ के रियाज करना बड़ा मज़ा आता था। और कभी कभी महफिल भी करते हैं। हो जाती है? हाँ, हो जाती है महफिल। जमाते नहीं होंगे डिलिबरेटली, वो हो जाती होगी, बस हो जाती है। घट हाँ, जाती है खुद से। बिल्कुल एब्सोल्युटली। लास्ट टाइम कब हुई थी ऐसी महफिल? लास्ट टाइम 2 महीने पहले घर पे ही था। अच्छा। हाँ, बहुत सारे सिंगर्स आए थे। और पर हम क्या करते हैं मालूम, महफिल एक बार शुरू हो गया ना तो नो टॉकिंग, केवल गाना। हाँ, केवल गाना सुनो और फिर बंद करो, फिर मस्ती करो। डोंट टॉक व्हेन द म्यूजिक इज ऑन। वो मतलब नहीं होता, ये काम भी नहीं होता, वो काम भी नहीं होता। ठीक है सर, मैं अपने न्यूज़ रूम के साथियों को भी इस बातचीत में शामिल करवाना चाहता हूँ जी, कि वो भी कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। दीपेंद्र। ये मोहतरमा कौन है? कौन सी सर? ये दिस लेडी, वो है दिव्या दत्ता। हाँ, दिव्या दत्ता, हाँ, actress। दिव्या दत्ता। हाँ, उनके बगल में अमजद अली खान। हाँ, वो मालूम है, वो सब मालूम है। कविता जी। I was wondering too। आप कौन हैं? सर बीच में तो नवाजुद्दीन है, और ये है सर, ये बिहार में रहती हैं,
शी इज़ अ पोस्टमार्टम हाउस में काम करती हैं ये। पोस्टमार्टम? हाँ, एंड बट शी हैज़ डन अ लॉट विद द सफरिंग जो होती है ना किसी डेड बॉडी के साथ काम करने वाली, उस पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। बाप रे। तो ये कुछ ही गेस्ट की तस्वीरें हैं। अभी हमारा जो 100वां एपिसोड था तो उसमें नाना पाटेकर आए थे। वाह। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका और कविता कृष्णमूर्ति जी का जो इतना प्यारा सा गीत है तू ही रे, और जो आज भी हम जब उसको सुनते हैं तो उसकी जो एक इमोशंस है, जो फील्स हैं जी, वो अभी भी हमारे दिलों में समा चुकी है ऑलरेडी। मैं लेकिन उसके टेक्निकल एस्पेक्ट जानना चाहता हूँ। जब इस सॉन्ग की आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे जो एक कई बार रिकॉर्डिंग में होता है हम कट्स लेते हैं, रीटेक्स होते हैं, तो आप उस समय ये चीज़ कैसे मैनेज करते हैं कि आपको एक फील भी देनी उस सॉन्ग में, इमोशंस भी है, लेकिन कहीं कहीं है कि फ्लो इधर उधर भी हो रहा है, कट्स की वजह से रीटेक्स भी हो रहे हैं, तो आप इन दो एस्पेक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए कि जहाँ तक हम यही कोशिश करते हैं कि मुखड़ा पूरा गाएं, फिर अंतरा पूरा गाएं, और फिर अगर छोटे करेक्शंस हैं तो उस पे ध्यान दें, बट फुल टेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फ्लो गाना जो जैसे छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, हाँ। वो वाली बात, वो खूबसूरती आपको सुनाई देगा इफ़ इट इज़ अ फुल टेक। कल शिल्पा राव जी आई थी हमारे बीच, जी। उनसे भी हमने बातचीत की और उनको बताया कि हम आपसे भी आज मिलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि सर के साथ कोई भी डल मोमेंट नहीं होता, और वो डल मोमेंट वो आज हम लोगों ने फील किया सर। एक मोमेंट को भी नहीं लगा कि कुछ डल जा रहा है। इतना मज़ा आया आपको सुन के लाइव स्पेशली। मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं। एक ये कि ये जो तू ही रे गाना है, ये तमिल वर्जन इसका पहले शूट हुआ था या हिंदी वर्जन? पहला हिंदी तमिल में ही बना था जी, उसके बाद डब हुआ। ओके। तो पहला हमने तमिल में गाए हैं, उसके बाद कुछ महीनों के बाद हमने हिंदी में गाए हैं उसको। अच्छा, और मैंने आपके पुराने जो वीडियोस देखे हैं, कुछ आपके बाल ना ग्रेश हुआ करते थे, लंबे और ग्रेश। जी, जी। वो नेचुरल थे, करली भी हुआ करते, नेचुरल थे या आप उसके लिए कुछ करते थे? नहीं, कुछ नहीं है, अभी नेचुरल नहीं है थोड़ा। कल शिल्पा जी ने एक बात कही थी कि सिंगर्स जो हैं पैदा नहीं होते, वो रियाज से सिंगर्स बनते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या कोई आदमी एक अच्छी वॉइस के साथ पैदा होता है या वो रियाज के साथ अपनी आवाज़ को उस लेवल पे ले जाता है? देखिए, सिंगर्स के एक लक्षण होते हैं, बचपन में ही होता है। आवाज़ की सहूलियत और रूह, ये दोनों अगर है तो आसानी से आप सिंगर बन सकते हैं, नहीं तो मेहनत ज़्यादा पड़ेगा उसमें। दैट इज़ व्हाट यू से ना कि सम सिंगर्स आर गिफ्टेड, सम सिंगर्स मेक इट। लाइक यू से ही इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, ये इनका गाना रूदारी है। कुछ अलग अलग टाइप के सिंगर्स होते हैं, यू नो। कि आपने लगभग कई सारी भाषाओं में गाया है मेरे ख्याल से, सारी प्रमुख भाषाओं में जिनमें फिल्में बना करती हैं ज़्यादातर। जी जी जी, हाँ हाँ, गाया है। सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल आपके एक छात्र से जुड़ा हुआ है। आपके एक बेहद प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं, उनका नाम है पृथ्वी गंधर्व, और उनको सुनने के बाद हमेशा उनमें आपकी एक छाप दिखती है, तो उनके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। और दूसरा एक छोटा सा और सवाल है, तू ही रे गाने पे सर ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पूछने का मुँह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। सवाल ये है कि सर मैंने लगभग 100 दफ़ा उसे सुना है और हर बार उसके वेरिएशंस बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये सर आप कैसे कर लेते हैं? ये बिल्कुल ताज्जुब करने वाली बात है। तो पहला सवाल आपका पृथ्वी के बारे में है। पृथ्वी बचपन से मेरा गाना सुना है, मतलब एक होता है ना कि आइडियल, बहुत प्यार से मुझे सुना है, बहुत, और खुद रियाज किया है। इस वक्त बहुत अच्छा गाता है पृथ्वी, और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और अपनापन उसका स्टाइल इवॉल्व हो रहा है, और गाते गाते और भी इवॉल्व हो जाएगा।
गज़ल में वो अच्छा गा रहा है। और तू हीरे जो है, तो एक बार गाता हूँ तो दूसरे, जब तू हीरे गाता हूँ मैं भूल जाता हूँ तू हीरे, तो चेंज करके गाता हूँ मैं। सर इस बातचीत को हम ख़त्म करते हैं, लेकिन एक छोटे से किस्से के साथ जी। ख़त्म करना चाहेंगे। आप पर एक डेडली अटैक होता है लंदन में, कॉलोनियल कज़न्स के कार्यक्रम में आप पहुंचे हुए थे। हाँ, और फिर वहाँ पर एक आर्म रॉबरी होती है। सर क्या हुआ था उस रात? अरे वो रॉन्ग प्लेस रॉन्ग मूवमेंट होता है ना। तो हम अपने फ्रेंड के घर पे गए थे डिनर पे, और उनके घर पे आर्म्ड रॉबरी हुआ। आप और लेस्ली लुइस दोनों? लेस्ली लुइस। और बस बच गए उस दिन, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लोग पूछते हैं कि अब कॉलोनियल कज़न्स के गाने उतने क्यों नहीं आते हैं? दौर चेंज हो गया है। एक वक्त था बहुत साल पॉपुलर, 2012 में वही वंस मोर आया था, वंस मोर आया था या। उसके बाद से नहीं। उसके बाद हम शोज़ करते हैं, सिंगापुर में किए हैं, यहाँ पे 2-3 शोज़ किए हैं, सारे शोज़ फुल गए हैं वो। बट एक दौर होता है ना, और मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, लेस्ली भी अपना काम में बिज़ी है। तो मगर हमें ये करना है कि कुछ सिंगल्स हम बनाएंगे, वो मार्केट करेंगे। तो ये था गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का आज का एपिसोड। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलिश, अमितेश और मोहन। प्रोड्यूस करवाया है इसको दीपेंद्र ने, और रिसर्च में साथ दिया है श्वेतांक ने। मैं हूं सिद्धांत, और आप अभी तक सुन रहे थे हरिहरन को। और सर बहुत बहुत शुक्रिया। और कैमरा के सामने सिद्धांत और हरिहरन।